गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज शुरू करते हैं अपने साइंस के टॉपिक्स। मैंने थोड़े दिन पहले ही आप लोगों को बताया था कि अपने जो कंपटीशन में आने वाली जो साइंस है उसको जल्द शुरू करेंगे और शायद आज वो लम्हा आ चुका है, थोड़ा लेट जरूर हुए लेकिन अब कंटिन्यू अपनी क्लासें शुरू होंगी। तो सबसे पहले सभी जुड़ने वाले सभी विद्यार्थियों को आप सभी का सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं और एक उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि अपने जल्द ही लाइव क्लासें भी शुरू करने लग जाएं। तो आज शुरू करते हैं अपने सबसे पहले देखो कोशिका एक टॉपिक चलता है अपने बायोलॉजी का। जो अपने जो साइंस पढ़ते हैं उसमें 3 पार्ट पढ़ते हैं, एक बायोलॉजी का पढ़ते हैं, एक केमिस्ट्री का और एक फिजिक्स का, जो मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको विस्तार से सिलेबस के बारे में भी बता दिया था। अब शुरू करेंगे अपने कोशिका के बारे में कि कोशिका किस तरीके से एक मानव शरीर के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है और अन्य संरचनाओं के लिए भी कार्य करती है। तो देखो आपके शरीर के अंदर सबसे छोटी जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, मैं 2 शब्द बोलूंगा, एक तो होता है संरचनात्मक और एक होता है क्रियात्मक। एक है संरचनात्मक और एक है क्रियात्मक। संरचनात्मक का मतलब होता है संरचना के तौर पर, यानी उसकी बाहर की जो रूपरेखा है उसके आधार पे, और क्रियात्मक का मतलब होता है कार्य के आधार पे। देखो अपना जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। अपना जो शरीर है सारा का सारा शरीर किससे मिलकर के बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। और कोशिकाएं मिलकर के अपने शरीर में एक उत्तक का निर्माण करती है। कोशिकाओं का कोई समूह है, जैसे एक कोशिका ये है, एक कोशिका ये है, एक कोशिका है, ये मिलकर के किसका निर्माण करती हैं साथियों? उत्तक का निर्माण करती हैं। और उत्तक मिलकर के उत्तक तंत्र का निर्माण करते हैं, उत्तक तंत्र का निर्माण करते हैं। जल्दी से आ जाओ भाई, जुड़ जाओ, सर्दियों का मौसम चल रहा है लेकिन जल्दी से जल्दी आगे से आगे देखते जाओ। कौन से वाले? उत्तक तंत्र का निर्माण करती है। उत्तक तंत्र जुड़ करके अपने शरीर में अंग का निर्माण करता है। जैसे अपने शरीर के बहुत सारे अंग होते हैं, उन सभी अंगों का निर्माण कहाँ से होता है साथियों? उत्तक तंत्र से। और अंग मिलकर के अपने अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे अपने पाचन तंत्र है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम श्वसन तंत्र है, अपना उत्सर्जन तंत्र है, ये सारे के सारे तंत्र होते हैं। देखो समझना, मेरे शरीर में पचाने के लिए मेरा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है जिसमें मुख है, मेरा आमाशय है, आहार नाल, यानी मुख से लेकर के गुद्दा तक का जो भाग होता है वो पाचन तंत्र के लिए जिम्मेदार होता है। तो उसके अंदर कई कोशिकाएं मिलती हैं तो उत्तकों का निर्माण करती है। उत्तक तंत्र का अंगकार अंग तंत्र का इस्तेमाल हो जाता है पूरा का पूरा अपने उत्सर्जन श्वसन पाचन के अंदर। अब शुरू करते हैं अपने कोशिकाओं के बारे में कि ये है क्या कोशिका। देखो आगे बढ़ने से पहले अपने को कोशिका के बारे में पता होना चाहिए, कोशिका है क्या। सबसे पहले इतिहास की बात करके चले कोशिका की, तो कोशिका का इतिहास बहुत पुराना है, राजा महाराजाओं से भी पुराना इतिहास है इसका एक तरीके से, क्योंकि कोशिका के बारे में पहले किसी को नहीं पता था कि कोशिका जैसी भी कोई संरचना अपने शरीर में होती है, कोशिका जैसी भी कोई चीज़ है। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। कौन था? रॉबर्ट हुक। अंग्रेज थे लेकिन याद करना पड़ेगा भाई, कौन था? रॉबर्ट हुक। अपने कालू शामू की तरह तो था नहीं, रॉबर्ट हुक उसका नाम था। ये आया था जब 1665 के अंदर। ये आते ही सबसे पहले इसने क्या किया कि आप लोगों ने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा कभी। उस मधुमक्खी के छत्ते के अंदर आपने कभी शहद तोड़ने की कोशिश की हो तो उस मधुमक्खी के छत्ते के अंदर आपको इस तरीके से छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई देती हैं, यानी एक आपको जाल सा दिखाई देता है जिसको आप क्या कह देते हो? छोटे छोटे कमरे। अब सर कोशिका का मतलब क्या है? इस संरचनाओं का नाम कोशिका क्यों दिया गया? तो देखो कोशिका जो है वो सेल शब्द है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? सेल। इंग्लिश में ध्यान रखना है, क्या कहते हैं इसको? सेल कहते हैं। और इसका मतलब होता है छोटा कमरा, छोटा कमरा या छोटा कक्ष, अपने वाले छोटे छोटे कमरे। छोटे कमरे का मतलब जैसे आप लोग इसके अंदर देखोगे कंप्लीटली तो आपको छोटे छोटे से कमरे कमरे दिखाई देंगे। छोटा कमरा ये रहा, ये रहा, ये, यानी कि पूरा का पूरा छोटे छोटे कमरों के तौर पे जुड़ा हुआ होता है। यानी कि इसने देखा तो ये इसको मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिया। किसके समान? मधुमक्खी के समान। छत्ता जो होता है उसके समान इसको दिखाई दिया कि ये मधुमक्खी का जो छत्ता है उसके समान ही पूरी की पूरी कोशिकाएं पाई जाती है।
क्या किया, इसने देखा कि ये कोशिका किसके समान है, मधुमक्खी के छत्ते के समान है। और कोशिका का मतलब क्या होता है, छोटा कमरा होता है। इसने देखा सर्वप्रथम कि कोशिका का मतलब छोटा कमरा, तो इसने इसका नाम ही क्या दे दिया, कोशिका दे दिया। 1665 में इसने देखा था। अगर देखा जाए ना अपन वास्तविक रूप से अगर इस कोशिका को देखें तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि कोशिका जो होती है उसके बाहर की ओर एक आवरण पाया जाता है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं, जो कठोर होता है, और उसके अंदर एक कोशिका झिल्ली होता है। तो देखो कोशिका का मतलब क्या था, छोटा कमरा था। ये मेरी छाया वाला भाग आ रहा होगा शायद लाइटिंग की वजह से, ध्यान रखना। क्या होता है छोटा कमरा, ये पूरी की पूरी इसने विस्तार से समझाया था। मैं बता रहा था कि कोशिका के बाहर एक कोशिका झिल्ली होती है, उसके बाहर कोशिका भित्ति होती है। वैसे वास्तविकता देखें ना अपने लोग तो रॉबर्ट जो हुक था इसने कोशिका को नहीं देखा था, इसने कोशिका के बाहर की जो परत होती है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल जिसको कहते हैं, उस संरचना को ही देखा था। लेकिन सबसे पहले कोशिका को देखा था इसने। अब देखा किसमें था इसने, तो इसने देखा था कि जो पादप का जो मृत भाग होता है जिसको कोर्क कहते हैं, उस कोर्क के अंदर इसने देखा था। तो यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कोशिका की खोज किसने की भाई, रॉबर्ट हुक ने। किसने की, रॉबर्ट हुक ने। और किस कोशिका की खोज की थी, तो ये भी ध्यान रखना, मृत कोशिका की खोज की थी। नोट्स बनाओ तो नोट्स भी बनाते चलो कि रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। कौन सी वाली कोशिका की, मृत कोशिका की खोज की थी। इसने कोशिका जो भित्ति होती है उस वाली संरचना को देखा था, और देखा किसमें था, कोर्क पादप का जो मृत भाग होता है उसके अंदर देखा था। कोशिका का मतलब होता है छोटा कमरा। यहां तक सबको क्लियर, किसको देख चुके, मृत कोशिका को देखा जा चुका है। अब शुरू करते हैं कि जीवित कोशिका को किसने देखा, क्योंकि मृत कोशिका को अगर कोई देखता है तो मृत के भाग में आती है जीवित कोशिका। अब देखते हैं जीवित कोशिका को किसने देखा। साथियों आप लोग जल्द से जल्द थोड़ा सा सब्सक्राइब और बढ़वा दो ताकि अपनी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएं, और जब लाइव क्लास शुरू हो जाएंगी तो एक निश्चित टाइम पर आप सभी लोगों से रूबरू होने का मौका मिलेगा, और अपन जल्द ही लाइव क्लास शुरू कर देंगे जिसकी वजह से आप लोग जुड़ पाओगे। अब बात करते हैं अपन की जीवित कोशिका को किसने देखा था। एक होती है जीवित कोशिका, आपने देख लिया। मृत कोशिका को तो किसने देखा, किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था। जीवित कोशिका, जीवित कोशिका को सर्वप्रथम ल्यूवेनहोक ने देखा था। किसने, ल्यूवेनहोक ने देखा था। इसने कोशिका को देखा, जीवित कोशिका को लिख दिया मैंने, जीवित कोशिका को देखा था। मुझे एक चीज बताना, जीवित कोशिका को देखने का मतलब है क्या कोशिका के केंद्र को भी देख चुका क्या। देखो कोशिका जो होती है उसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं आंतरिक रूप से। बाहर की झिल्लियां होती हैं लेकिन अंदर की ओर इसमें बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। बीचों बीच में एक केंद्रक भी उपस्थित होता है जिसमें क्रोमेटिन होते हैं, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो ये जो कोशिका थी, जीवित कोशिका थी, मतलब कहीं ना कहीं उसके केंद्र को भी देख चुका है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीवित कोशिका को किसने देखा, ल्यूवेनहोक ने। और मृत कोशिका को किसने देखा था, यह भी ध्यान रखना, रॉबर्ट हुक ने देखा था। 1665 में इसने देखा था और इसने देखा था 1674 के अंदर, ध्यान रखना। यहां तक क्लियर सबको। अब शुरू करते हैं एक कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है साथियों, तो ध्यान रखना। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। देखो प्रिय साथियों, दो वैज्ञानिक आए थे, स्वान और स्लाइडेन। स्वान और स्लाइडेन दोनों वैज्ञानिकों ने आया और आकर के इन्होंने बताया कि कोशिका जैसी भी कोई संरचना होती है और कोशिका जो होती है वो ही अपने शरीर का प्रतिनिधित्व करती है। कोशिका से पूरा का पूरा शरीर बनता है। तो सबसे पहले कोशिका सिद्धांत क्या कहता है, ये ध्यान रखना कि कोशिका सेल शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। या साथियों इस शब्द को जरूर ध्यान रखना, यूनिट।
यूनिट का मतलब होता है समूह, ऐसे नहीं कि कोई अकेला पार्ट है वो काम कर रहा है। यूनिट का मतलब होता है समूह के रूप में, यानी कि जैसे अपने शरीर के अंदर श्वसन की क्रिया होती है उसी तरीके से कोशिका में भी श्वसन चाहिए। अपने शरीर में उत्सर्जन की क्रिया होती है, कोशिका में भी उत्सर्जन की क्रिया होती है। यानी अपना शरीर जो बड़ा है जिस तरीके से कार्य करता है, अपने शरीर में सबसे छोटी कोशिका है वो भी उसी तरीके से कार्य करती है। तो ये कोशिका सिद्धांत की एक डेफिनेशन थी। इन्होंने स्वान और स्लाइडेन ने बताया कि जो आपकी जो कोशिकाएं हैं, जो आपके जो पूरा का पूरा शरीर है वो किससे मिलकर के बना हुआ है? शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, सेल से मिलकर बना है, मिलकर बना है। वैसे देखा जाए ना तो ये 1838 के अंदर ये नियम दिया गया था, 1838 के अंदर ये नियम दिया गया था कोशिका सिद्धांत का। स्वान और स्लाइडेन, थोड़ा सा और अंदर जाना चाहो तो ध्यान रखना, इसने अलग अलग कोशिकाओं पर अध्ययन किया था। इसने पादप कोशिकाओं पर कार्य किया था और इसने जंतु कोशिकाओं पर कार्य किया था। इसने बताया था कि कोशिकाओं के बाहर एक आवरण होता है जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। यानी जंतु कोशिका होता है, उनके ऊपर बाहर के आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं साथियों? कोशिका झिल्ली कहते हैं। और स्लाइडेन ने बताया था कि एक कोशिका जो होती है उसके बाहर का जो आवरण होता है उसको कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं साथियों? कोशिका भित्ति। तो एक चीज यहां से समझ में आई क्या तुम्हारे को? इसने किस पे कार्य किया? पादपों पे। और पादप का बाहर का आवरण होता है उसको क्या कहते हैं? अपने कोशिका भित्ति। और स्वान ने जंतु कोशिकाओं पे कार्य किया तो जंतु कोशिकाओं के बाहर के आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। यहां तक कोई तुम्हारे को समस्या नहीं होगी, उम्मीद करता हूं। जंतु कोशिकाओं को कोशिका झिल्ली और स्लाइडेन ने कोशिका भित्ति के बारे में बताया था। अब कोशिका सिद्धांत दे ही रहे थे तो इनको पूछा गया कि एक चीज बताओ भाई साहब, पुरानी जो कोशिका है, आप कह रहे हो कि पूरा का पूरा शरीर किससे मिलकर के बना है? कोशिकाओं से मिलकर के बना है। एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारा कि ये बता दो कि नई कोशिकाएं, जो नई सेल शरीर में बनती हैं, जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं उनसे क्या बनती हैं? नई सेल। कि नई सेल का निर्माण किस तरीके से होता है? क्या क्वेश्चन पूछा गया कि आप कह रहे हो कि पूरा का पूरा शरीर किससे मिलकर के बना होता है? कोशिकाओं से। और आरबीसी एक कोशिका है जिसकी 120 दिन की उम्र होती है। ये कह रहा है कि मान लो XYZ किसी भी कोशिका की उम्र कुछ भी उम्र हो, उसकी मृत्यु भी होती है। कोशिका की मृत्यु के बाद में उस कोशिका से दूसरी कोशिका कैसे बनती है? अच्छा क्वेश्चन था। स्वान और स्लाइडेन दोनों माथा पकड़ लिए। अब वो बताने में सक्षम नहीं थे कि नई कोशिका का निर्माण किस तरीके से हो रहा है। ये तो बता दिएगा पूरा शरीर किससे मिलकर के बना है? कोशिकाओं से। लेकिन फंसाना एक आसान होता है। इनको पूछा गया कि ये भी बता दो नई कोशिका कैसे बनती है, नहीं बता पाई दोनों की दोनों। और यहाँ पे आके इन्होंने फेल हो गए। दोनों का नियम क्या हो गया? फेल हो गया। एक नए वैज्ञानिक आए, विर्चो साहब जिसको कहते हैं रुडोल्फ विर्चो। ध्यान रखना, नया वैज्ञानिक का नाम क्या है? रुडोल्फ विर्चो। देखो, रुडोल्फ विर्चो थे, 1854 की बात है साथियों। कब की? 1854 की बात थी। रुडोल्फ विर्चो आए और रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि भाई आप कह रहे हो कि सारा कुछ वो बता गए स्वान और स्लाइडेन, आप तो ये बता दो कि यही तो क्वेश्चन पूछा था ना उनसे कि भाई पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था ओमनिस सेल्यूल सेल्यूला। सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूल ई सेल्यूला। यानी कि इसका जो मतलब होता है वो समझना आप तो इस शब्द का कि पुरानी कोशिका से, पुरानी सेल से नई सेल का निर्माण होता है। नई सेल का निर्माण होता है। यानी आप लोगों को एक चीज समझ में आई होगी कि अपने शरीर में जो कोशिका होती है उससे पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका बनती है, जिसको क्या कहते हैं? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ये सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने। क्या कहा था कि जो नई कोशिका होती है वो किससे मिलकर के बनती है साथियों? पुरानी कोशिका से मिलकर के बनी होती है। ये किसने दिया? रुडोल्फ विर्चो ने एक नियम दे दिया था जिससे आप लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया है।
अब देखो कोशिका जो सिद्धांत है वहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत क्या था, किसने दिया था, स्वानोव स्लाइडर ने दिया था, लेकिन कमी थी, उस कमी को पूरा किसने कर दिया, रुडोल्फ विल्चो ने कर दिया। अब बात करते हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। आप सबने ये जान लिया कि अपने शरीर में कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका, जीवित कोशिका को किसने देखा था, मृत कोशिका को किसने देखा था, और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, ये सारी चीज़ें आप लोग देख चुके हो। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, अपन कोशिका के प्रकार कितने होते हैं। देखो कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक समझना, कोशिका दो प्रकार की है, एक है प्रोकैरियोटिक, एक है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है ये समझना आप। देखो प्रोकैरियोटिक में जो शब्द है वो मिला है प्राक से, किससे मिलकर के बना है, प्राक से, और एक ये कैरियोटिक जो शब्द है ये मिलकर के बना है कैरियोन से, किससे, कैरियोन से। साथियों कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक, कैरियोन का मतलब क्या है, केंद्रक, और प्राकैरियोटिक का मतलब है कि ऐसा केंद्रक जो, प्रा का मतलब होता है आदिम, कैसा, आदिम, यानी ऐसा केंद्रक जो आदिम प्रकार का हो, ऐसा केंद्रक जो पुराने प्रकार का हो, उसको आप क्या कहोगे, प्रोकैरियोटिक कहोगे। यूकैरियोटिक का मतलब होता है सुविकसित केंद्रक, सुविकसित केंद्रक। तो ये बात सबको समझ में आई होगी। कोशिका को आपको पूछे कि कोशिका को किस आधार पर दो भागों में बांटा है, तो ये ध्यान रखना केंद्रक के आधार पर, किसके आधार पर, केंद्रक के आधार पर अपन ने इसको दो भागों में बांट दिया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसकी जो संरचना होती है, उसके अंदर जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक के बाहर एक आवरण पाया जाता है जो कहा जाता है कि अल्प विकसित होता है। कैसा, अल्प विकसित आवरण होता है, क्योंकि इसके अंदर जो केंद्रक था वो सुविकसित नहीं पाया जाता, और इसको कहते हैं केंद्राभ। क्या कहते हैं साथियों, केंद्राभ। इसके बीच में इसमें अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है जिसको कहते हैं केंद्राभ। और इसमें जो इसके अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम, वो पाया जाता है 70S प्रकार का। कितने, 70S प्रकार का। ये वाली जो कोशिका होती है, इस कोशिका के अंदर ध्यान रखना पूर्णतया केंद्रक होता है, और केंद्र के ऊपर बाहर की ओर आवरण भी पाया जाता है। कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, गोल्जी काय होता है, अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, राइबोसोम होते हैं। इसके अलावा तुम्हारे गोल्जी काय, राइबोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका सारे के सारे होते हैं, और जो राइबोसोम होते हैं वो 80S प्रकार के होते हैं। आप लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि S का मतलब क्या है, 70S, 80S, ये है क्या, राइबोसोम की कोई संख्या ही पाई जाती है क्या? ऐसा वैसा कुछ नहीं है साथियों कि आपको कि 70S प्रकार के राइबोसोम 80, ये संख्या नहीं है। एक बार समझना, देखो यहाँ पे जो 70S और 80S जो होता है, इसमें S का मतलब होता है स्टेनबर्ग। क्या होता है, स्टेनबर्ग। स्टेनबर्ग साहब ने ये समझाया कि आपके जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसका जो DNA होता है वो DNA 70S प्रकार का होता है। 70S का मतलब है कि आप जब उसकी दो इकाइयाँ करते हो तो एक इकाई आती है इसकी, आप दो इकाइयाँ करना है इसकी, तो आपको लगेगा कि एक तो है 30S और एक है 50S। कितने थी है इसकी दो इकाइयाँ, जब इन दोनों को टोटल जोड़ते हैं तो आप कहते हो सर ये तो 80 हो रहा है, आप इधर 70S कैसे लिख दिए? समझना, 70S प्रकार का राइबोसोम है, एक तो इकाई होती है 30S और एक होती है 50S की। देखो एक तो ये इकाई है जिसका नाम है 50S, समझते रहना साथियों आसान भाषा में, इसका नाम है 30S। दो इकाइयों के तौर पे अपना राइबोसोम पाया जाता है। यहाँ पे ये जो 50 है 30 है, ये इन राइबोसोमों की संख्या नहीं है। इसको क्या करते हैं अपन किसी माध्यम में, जैसे आपने छाछ भिगोते हुए कभी देखा हो तो वो रई घूमती है, उसी प्रकार से जब इनको किसी एक माध्यम में डाल करके घुमाया जाता है तो ये वाली जो संरचना है 50 सॉरी बड़ा लिख दिया, इसकी दो इकाइयाँ हैं, ये दो इकाइयाँ पाई जा रही है। एक बार समझना, जो छोटी इकाई है वो क्या करती है कि ज़्यादा घूर्णन करती है। आप एक काम करना, किसी
ऐसे कोई भी घूमने वाली वस्तु ले लेना, जैसे आप लोग कोई भी अपने घर पे यूज़ होने वाली कोई भी वस्तु ले लेना, उसमें 2 कांच की गोलियां डालना और उनको धीरे धीरे से हिलाते रहना। आप जब हिलाओगे ना तो वो उसके अंदर राउंड काटेगी। एक तो लेते हो आप थोड़ी सी बड़ी, यानी एक तो ले लो आप गेंद और एक ले लो आप कांच की गोली, कांच की गोली, दोनों को लेकर के उसमें घुमाओगे आप लोग तो ध्यान रखना जो गेंद है वो कम राउंड काटेगी और जो कांच की गोली है वो ज़्यादा राउंड काटेगी। तो जब राइबोसोम की दोनों इकाइयों को देखा गया अलग अलग करके, तो एक इकाई तो काट रही थी 50 राउंड और एक इकाई काट रही थी 30 राउंड। ठीक है साथियों, कितने से काट रही है? एक 50 और एक 30 राउंड काट रही है। जब दोनों को चिपका देते हैं, अपने क्या किया, ये जो अपनी गेंद थी इसके ऊपर गोली को चिपका दिया, कांच की गोली को, ये मैग्नीशियम वगैरह से इनको चिपका करके अपने क्या किया, घुमाया। जब इनको दोनों को अपन लोगों ने घुमाया ना तो इसने टोटल जो राउंड काटे वो काटे 70 राउंड काटे। तो सर समझ में आया होगा। अकेले को कटवाया तो एक 50 राउंड एक 30 राउंड। यहाँ पे राइबोसोम की संख्या नहीं है साथियों। राइबोसोम कितने राउंड काटता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका जो राइबोसोम है उसकी एक इकाई तो काटती है 50 राउंड, दूसरी इकाई काटती है 30 राउंड। जब दोनों को जोड़ करके राउंड कटवाया गया तो ये काटती है 70 राउंड। जब इसका नाम क्या दिया गया? 70S। और ध्यान रखना 80S के अंदर एक तो काटती है 60S यानी कि 60 राउंड और एक काटती है 40। टोटल देखा जाए तो 100 राउंड होते हैं, लेकिन टोटल कितना काट रही है? 80। यानी कि जब इनको अलग अलग करके राउंड कटवाया गया तो एक तो 60 राउंड काट रही थी, एक 40 राउंड काट रही थी। लेकिन जब दोनों को जोड़ के फिर अपन ने घुमाया तो वो क्योंकि उसका वेट बढ़ गया, वजन बढ़ गया, तो 80 राउंड ही काट रही थी। एस का मतलब स्टेन वर्ग है। समझ में आया होगा? आसान भाषा में आप लोगों को इतना समझना है कि स्टेन वर्ग है। और यहाँ पे जो 70 है इसका मतलब है कि इसकी 2 इकाइयाँ हैं छोटी छोटे, जैसे एक गेंद है और एक गोली है। कांच की गोली आप लोगों ने खेली होगी बढ़िया तरीके से। तो ये होता है आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का एक बेसिक सा इंफ्रेक्शन। अब सर प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई किस किस में जाती है? एक चीज़ और लिख लो कि इसमें कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। अभी शब्द आएगा कोशिकांग का मतलब क्या है? कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। एकमात्र राइबोसोम इसमें उपस्थित होता है, बाकी इसमें कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। और इसमें कोशिकांग उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं साथियों? कोशिकांग उपस्थित होते हैं, इसमें कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। दोनों की बातें समझ में आई होगी। ये पाया किस में जाता है? तो ध्यान रखना, जैसे आपके मोनेरा जगत की जो, जैसे मान लो कि एक बीजीय नील हरित शैवाल है, ठीक है, इसके अलावा आपका माइक्रोप्लाज्मा है, आपके सूक्ष्म जीव आते हैं, इनमें सब में क्या पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक पाया जाता है। यूकैरियोटिक किस में पाया जाता है? तो ध्यान रखना, पादप कोशिका, पादप सेल एंड जंतु सेल के अंदर क्या पाया जाता है साथियों? जैसे अपन जितने भी पादप पढ़ते हैं, जितने भी जंतु पढ़ते हैं, उनमें प्रोकैरियोटिक प्रकार का होता है और इनके अंदर यूकैरियोटिक जैसे मोनेरा पढ़ते हैं उनमें कितने प्रकार का होता है? ये अपने बीजीए के अंदर माइक्रोप्लाज्म है, सूक्ष्म जीव वगैरह, इन सब में ये पाया जाता है। ये सर आप ये अलग अलग क्या बता रहे हो? बीजीए, माइक्रोप्लाज्म, पादप कोशिका, जंतु कोशिका। बच्चों ध्यान से सुनना, एक शुरुआत में अपने पास एक समस्या थी कि यार इस प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी सजीव हैं, सजीव का मतलब होता है जिसमें उपापचय क्रिया चलती है, जिसमें पाचन चलता है, जिसमें उत्सर्जन चलता है, जिसमें जनन चलता है, सभी वृद्धि होती है। तो किसी ने कहा कि यार सजीवों को अपन लोग बांटे कैसे? जंतु, पादप, कीड़े मकोड़े सब इसी के अंदर हैं, तो इनको बांटना तो जरूरी है। तो एक R.H. विक्टेकर साहब आए थे। R.H. विक्टेकर ने क्या किया? इनको अलग अलग वर्गों में बांट दिया। जैसे ये ध्यान रखना, R.H. विक्टेकर साहब ने इनको, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, तो स्क्रीनशॉट भी ले लो। R.H. विक्टेकर जो आए थे उन्होंने क्या किया? इनको अलग अलग बांट दिया। जैसे इनको 5 वर्गों में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, जंतु और पादप। समझना, इसने क्या किया? इनकी कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, इनका आवास, इनका भोजन, इनका पोषण, सभी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या किया? इनको 5 भागों में बांट दिया। भाग मान लो, जगत मान लो, वर्ग मान लो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, जंतु और पादप। सबको यहाँ तक समझ में आया? अब मोनेरा जो होता है उसके अंदर अपने ये सारे के सारे बीजीए, माइक्रोप्लाज्म हो गया, आर्के बैक्टीरिया हो गया, ये अपने सबके सब किस में आते हैं? मोनेरा में। प्रोटिस्टा में जैसे आप यूग्लिना वगैरह अपन पढ़ेंगे।
फंजाई जो होता है उसमें अपनी जितनी भी कवकें होती हैं सारी की सारी इसमें आती है। कवक अपनी जितनी भी बेसिडियोमाइसिटीज है, एसिडियोमाइसिटीज है, ड्यूटेरोमाइसिटीज, सारी की सारी फंजाई में आती है। जंतु जगत है, इसको अपन 2 भागों में पढ़ते हैं, कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा, जिसमें आप पोरीफेरा, सिलेंडेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्केहेल्मिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, कोर्डेटा वगैरह वाले। कोर्डेटा में आप पीसीज पढ़ते हो, एवीज पढ़ते हो, रेप्टाइल्स पढ़ते हो, एम्फीबिया पढ़ते हो, ये सारे के सारे जंतु जगतों में आ गए। पादपों को अपने 5 भागों में बांट दिया, थैलेफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के अंदर बीजों के ऊपर बाहर आवरण नहीं होता, ये सब डिटेल से देखेंगे आगे, लेकिन एक बेसिक सा समझ लो। इनको बांट दिया 5 भागों में। अब समस्या ये आई कि अपने एक वायरस पढ़ते हैं। देखो साथियों, मैक्सिमम जो टीचर्स पढ़ाते हैं ना, वो ये बता देते हैं कि वायरस जो होता है उसको अपने मोनेरा जगत में रखते हैं, लेकिन ये गलती मत करना, क्योंकि वायरस ना सजीव है ना निर्जीव है, दोनों की बात ही कार्य करता है। तो आप रखोगे किसमें? अकेले में तो रख नहीं सकते, क्योंकि सजीव और निर्जीव दोनों की बात ही कार्य करता है। तो इसको अलग से रखा था वैज्ञानिकों ने। 11th के एनसीईआरटी की लाइन है साथियों ये, कि वायरस है, वायरोइड है, लाइकेन है, इनको अलग से रखा जाता है, क्योंकि वायरोइड में तो आपको पता होगा प्रोटीन का आवरण भी नहीं पाया जाता। तो सब चीज़ें देखेंगे आगे। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका, यानी कि ये जो 2 कोशिकाएं हैं, इनके अंदर तो ध्यान रखना कौन सा वाला होता है, यूकेरियोटिक होता है, और इनके अंदर प्रोकैरियोटिक। लेके देख लो, कुछ नहीं, यूकेरियोटिक वगैरह जो भी होगा सारी चीज़ें अपन देखेंगे। कोई अपवाद भी होगा तो भी देखेंगे, लेकिन इतना समझ लो कि इनके अंदर क्या पाया जाता है, यूकेरियोटिक कोशिका भित्ति पाई जाती है। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होगी। तो साथियों, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर देखो नोट्स बनाते हो तो साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहना, क्योंकि अपना कंटिन्यू क्लास डालेंगे। और आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बढ़वा दो साथियों, फिर अपन लाइव क्लास से आप सभी के डाउट का सॉल्यूशन लिख करके अपन लाइव क्लासेस शुरू करेंगे। और आप लोग लाइव क्लासों में जुड़ भी सकते हो, ठीक है साथियों। और आप लाइव क्लासों में जुड़ोगे तभी मज़ा आ पाएगा आपके क्वेश्चंस के सामने, और आपका हर डाउट होगा उसका सॉल्यूशन होगा। आपको पता होगा कोरोना फिर से पैर पसार रहा है, क्या पता अपनी स्थिति भयानक कर दे। वैसे सरकारें सचेत तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी पता नहीं है भाई, इसका कोई भरोसा नहीं है। बीमारियां हैं, बीमारियों का कोई भरोसा नहीं होता। अब देखो, अपने जो बैक्टीरिया, मोनेरा जगत के अंदर जितने भी बैक्टीरिया वगैरह के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति थी, वो कोशिका थी, प्रोकैरियोटिक कोशिका थी। अब बात करते हैं अपन पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं के अंदर। किसको? यूकेरियोटिक कोशिका को अब बांटते हैं अपन, यूकेरियोटिक कोशिका। एक है पादप कोशिका, पादप सेल, और एक है जंतु, एनिमल सेल। ठीक है साथियों, कौन सी है? पादप सेल और जंतु सेल। अगर कोई डाउट आए, पढ़ाने का तरीका पसंद ना आए, तो प्लीज़ कृपया करके कमेंट करके जरूर बताना कि सर हमारे को ये समस्या उत्पन्न हो रही है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका जो होती है वो एक, आप लोग नोटिस करो ना तो कठोर होती है, और जो जंतु कोशिकाएं होती हैं वो लचीली होती हैं। कैसी होती हैं? लचीली होती हैं। मैं दोनों की संरचना बना के दिखाता हूं आपको। ये एक कोशिका है, ठीक है साथियों। सारे पूरा वीडियो देखना भाई, अच्छे से समझ में आएगा। प्रत्येक चीज़ें जीरो से लेकर के चल रहा हूँ, और चाहे चीज़ें अपने पास संसाधन कम हो, डिजिटल बोर्ड नहीं हो, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ आपको, अगर आप लोगों का साथ सपोर्ट रहा तो एक दिन सब चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। अब देखो, एक है पादप कोशिका, एक है जंतु कोशिका। दोनों यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं, मतलब सर दोनों के अंदर कोशिकांग भी प्रेजेंट होंगे। एक शब्द बोल रहा हूँ मैं, कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका के अंदर पाई जाने वाली संरचना, कोशिका के अंदर पाई जाने वाली जो संरचनाएं होती हैं। देखो साथियों, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो आप सभी ने सुना होगा कि ये जो होता है ये कोशिकाओं का पावर हाउस कहते हैं, शक्ति गृह कहते हैं, कोशिकाओं को शक्ति देता है। क्यों देता है ये भी पढ़ेंगे अपन। और इसके बीचों बीच में पादप कोशिका जैसे ये है, इसके बीच में एक रसधानी वैक्यूल्स पाई जाती है, इसका केंद्रक ये पाया जाता है। और ये जंतु कोशिका है, ये इसका केंद्रक है। और इसके ये जो जैव द्रव्य होता है इसके अंदर क्या फैली हुई है, ये अपने रिक्तिका फैली हुई है। रिक्तिकाओं का मतलब होता है जैसे अपने शरीर के अंदर आप कहते हो कि अपने शरीर का लगभग सभी पूरा का लगभग 65% जो भाग होता है वो पानी से भरा होता है। तो साथियों, जो पानी होता है ना, कोशिकाओं के इन वाले जो रिक्तिकाएं होती हैं उन भागों में भी संचित रहता है, उत्सर्जित पदार्थ भी रहते हैं।
ये क्या है? केंद्रक। और ये क्या है? केंद्रक। गोल्जिका है, राइबोसोम, लवक। एक अंतर बता देता हूँ अभी, इसमें लवक भी पाए जाते हैं और इसमें लवक नहीं पाए जाते। सर लवक का मतलब क्यों? जंतु कोशिकाओं में लवक क्यों नहीं है? बेटा लवक का मतलब है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाए। अभी देखेंगे कि 3 प्रकार का होता है लवक, लेकिन जो क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब है कि जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, तो अपन जंतुओं में तो प्रकाश संश्लेषण होता नहीं है, पादपों में होता है, इसलिए पादपों में पाया जाता है। अब देखो मुझे ये बताओ, एक चीज़ नोटिस कर रहे हो क्या आप लोग कि पादप जो कोशिका है उसका केंद्रक थोड़ा साइड में पाया जा रहा है, कोने की तरफ पाया जा रहा है, और जंतु कोशिका का जो केंद्रक है वो बीचों बीच पाया जा रहा है। अगर किसी ने ये चीज़ नोटिस की हो तो देखो, पादप कोशिका का केंद्रक इसलिए साइड में पाया जाता है कि ये जो यहाँ पे जो कोशिका के अंदर पाए जाने वाली जो रिक्तिकाएं है ये बड़े आकार की है और ये केंद्रक पे धक्का लगाती हैं, जिसकी वजह से ये इस परिधि की ओर चला जाता है। इसमें जो रिक्तिकाएं होती हैं वो छोटी होती हैं साथियों और फैली रहती हैं। कैसी होती है? छोटी और फैली रहती हैं, जिसकी वजह से इसका केंद्रक बीचों बीच उपस्थित होता है, लेकिन इस पर धक्का लगाने की वजह से ये साइड में चला जाता है। ये रिक्तिकाएं, देखो यहाँ से अच्छा क्वेश्चन यही बनता है कि निम्न में से किस में रिक्तिकाएं पूर्ण विकसित होती हैं या बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं? तो पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ये नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में अंतर लिखो, और उसमें ये था कि जंतु कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है। स्टेटमेंट गलत था, नीट में आया क्वेश्चन था 2017-18 नीट में पूछा गया था ये। तो ये केंद्रक हो गया, ये रिक्तिकाएं वगैरह हो गई। इसके आगे अपन चर्चा करके चले तो इसके पादप और जो जंतु कोशिका है उनमें जो बाहर का आवरण है इसको कहते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। अगर क्लास समझ में आ रही हो साथियों तो लाइक जरूर कर देना। और इसके अंदर है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। और जो जंतु कोशिका है इसके बाहर है कोशिका, बताओ कमेंट में क्या होगा? झिल्ली। क्या होता है साथियों? कोशिका झिल्ली। ये बाहर का इसका जो आवरण है कोशिका भित्ति, उसके अंदर का आवरण क्या होता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका जो झिल्ली होती है ना साथियों, वो एक लचीली संरचना होती है, पारगम्य झिल्ली होती है, आने जाने का कार्य करती है। और जो कोशिका भित्ति होती है वो कठोर होती है। तो आप लोग यहाँ बता सकते हो कि पादप कोशिकाएं कठोर होती है। पादप सेल कैसी होती है साथियों? कठोर होती है, कठोर होती है। और जो जंतु सेल होता है, जंतु सेल जो है वो लचीली होती है। कैसी होती है? लचीली। ये लाइन भी बहुत अच्छी है कि पादप कोशिकाएं कठोर और जंतु कोशिकाएं लचीली होती है। माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, गोल्जिकाएं वगैरह सब चीज़ें पाई जाती हैं। थोड़ा सा इसमें अल्प विकसित होता है, उसमें पूर्णतः विकसित होता है, क्योंकि थोड़ा सा कठोर होता है अंदर का, तो गुजरना आसान नहीं होता। गोल्जिकाएं जो होता है वो पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का कार्य भी करता है, पाइपों के द्वारा करता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, उसमें 2 प्रकार की होती है, खुदरी, एक चिकनी। खुदरी पे राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, और इसके अलावा जो चिकनी होती है वो वसा और स्टेरॉइडों का स्त्रावण करती है। राइबोसोम होते हैं वो पर्सनली तुम्हारे को पता है प्रोटीन का स्त्रावण करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है। लवक जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करते हैं, कलर प्रदान भी करते हैं, पदार्थों का, भोज्य पदार्थों का संचय भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली। ये अपना पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में एक जानकारी सी, बेसिक सी चीज़ें हो गई साथियों। अब कोशिका के बारे में देखो, सबसे पहले मैंने जीवित कोशिका, मृत कोशिका, कोशिका सिद्धांत, यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, सारी चीज़ें बता दी। अब मैं तुम्हारे को कह रहा हूँ कोशिका के अंदर रिक्तिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम, लवक वगैरह ये सब चीज़ें हैं। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये क्या है, इनके बारे में भी बता दो थोड़ा सा। तो देखो कोशिका जो होती है उसके अंदर कोशिकांग होते हैं बहुत ज़्यादा। पादप कोशिकाओं के बाहर कोशिका झिल्ली होती है और उसके अंदर क्या होता है, सॉरी, पादप कोशिकाओं के बाहर कोशिका भित्ति होती है, इनमें कोशिका झिल्ली होती है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब जो कोशिका भित्ति होती है वो कठोर होती है और ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टोज इन सब की बनी होती है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। कोशिका झिल्ली होती है वो ध्यान रखना प्रोटीन और लिपिड वगैरह से मिलकर के बनी होती है। ये सब चीज़ें अपन देखते हैं, आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट भी करना चाहो तो नोट कर लो भाई, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और देखो एकदम नोट्स भी स्वीट एंड शॉर्ट है और यहाँ से बाहर आपको क्वेश्चन भी नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
और इसी उम्मीद के साथ जल्द से जल्द एक बार शेयर ज़रूर कर दो भाई, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो और इसको शेयर भी कर दो ताकि आप लोग जुड़ सको। और देखो, परिश्रम ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। परिश्रम करोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे, बिना परिश्रम जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। और परिश्रम है उसको सही दिशा में लगाओ, एक अच्छे रिजल्ट के तौर पे परिश्रम को करो। ऐसे नहीं कि आप जिस वे में लग रहे हो उसी वे में लग रहे हो, रात को 12-12, 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ रहे हो। साथियों, ये आप जो मैं ये पढ़ाई करते हैं, मैं इसको गधा पढ़ाई कहता हूँ। पशु मत बनो। एक पशु होता है, उस पशु को नहीं पता कि मुझे जीवन में किधर जाना है। और पशु का मतलब होता है आप उसके, जैसे आपने कभी देखा होगा कि बैलगाड़ियाँ, ऊँट गाड़ियाँ, उस पशु को आप जिस दिशा में ले जाते हो ना उधर चलता रहता है। तो कृपया करके पशु मत बनो यार। पशु बनने का मतलब है जिस दिशा में जा रहे हो उसी में। समझदार प्राणी बनो, अपनी दिशा चॉइस करो, मुझे जाना किस दिशा में है, मुझे करना क्या है, ये सब चीज़ें देखो और फिर आगे बढ़ो। पशु प्राणी मत बनो आप, एक समझदार मैच्योर इंसान बनो। और रातों को जगना, एक होता है आउटपुट और एक होता है इनपुट। मैं बार बार इन शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ। आप आउटपुट में दे रहे हो 10 घंटे, 12 घंटे, और इनपुट आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है 2 घंटों का। किताब लेके बैठे हो, नींद आ गई, पानी पी लिया, मुंह धो लिया। भाई ऐसा मत करो प्लीज़, अपने आप को धोखा दे रहे हो आप लोग। पढ़ते हो ना तो प्रॉपर्ली पढ़ो यार। 10-12 घंटे नहीं, 5 घंटे भी पढ़ रहे हो तो आउटपुट आपका 7 घंटे का आना चाहिए। सो लो, कोई बात नहीं। नींदों को त्याग रहे हो, नींद नहीं ले रहे प्रॉपर्ली, फिर भी पढ़ने के लग रहे हो, नहीं भाई, बॉडी को रिलैक्स भी चाहिए। देखो, बॉडी को रेस्ट भी चाहिए। ऐसा भी नहीं 10-10, 12-12 घंटे सो रहे हो। 5-6 घंटे बहुत होते हैं स्टूडेंट के लिए। 5 घंटे भी सो लोगे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन पढ़ो यार, जी जान लगा के मेहनत करो। इतनी मेहनत करो कि हाल ही में पेपर्स लीक हो रहे हैं। कल परसों सेकेंड ग्रेड का पेपर लगा था, वो फिर से लीक हो गया। विद्यार्थी होते हैं, उनकी उम्मीदें फिर से एक डगमगा जाती है कि यार इतनी मेहनत करते हैं, फिर से ये सपने चूर चूर हो जाते हैं। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि जैसे जयपुर वगैरह, इनमें 5-5 महीने का कर्जे के पैसे लेकर के 50,000 रुपये कर्जे के पैसे लेकर के आ गए, 10,000 रुपये फीस के जमा करा दिया। रूम लेकर के रह रहे हैं, एक रूम में 5-5 विद्यार्थी रहते हैं, एक कोने में खाना बनाते हैं और लाइब्रेरी ज्वाइन करके वो पढ़ते हैं। उन विद्यार्थियों के सपनों का क्या होगा यार। लोग कह रहे हैं दोबारा मौका मिल जाएगा। मौके की बात नहीं है यहाँ, या बात है समय की, उस मनी की जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि सिटी में जो विद्यार्थी पढ़ने जाता है ना, अपनी महत्वाकांक्षाओं को दबाता है, अपनी इच्छाओं को मारता है, क्योंकि बाजार है, उसके अंदर लाखों चीज़ें मिलती हैं खाने की, पीने की, लेकिन अपनी हर इच्छाओं को दबा करके वो आगे बढ़ता है। तो विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा धोखा होता है। कोई ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कोई कहाँ से कहाँ जा रहा है, सर्दियों का मौसम है, कोई सर्दी मरते हुए जा रहा है, कोई आ रहा है बसों के अंदर, यहाँ तक कि इतने धक्के खा करके जा रहे हैं सर्दियों के अंदर। भाई सपनों को साकार करने वो लोग भाग रहे हैं, तो क्यों उनको सपनों को तोड़ रहे हो। ये जो पेपर्स माफिया बने हुए हैं, पेपर्स बेचने का कार्य करते हैं, इतनी सीटें मिलती हैं जिनको ये फुल कर देते हैं। करे क्या करे विद्यार्थी। कईयों के मेरे को कई कहते हैं यार सर बिना मतलब मेहनत करना गलत है। ऐसा लगता है कभी कभार कि शायद अपने जो मेहनत कर रहे हैं ना वो भी गलत है। विद्यार्थियों, हौसला रखो, एक दिन बड़ा करना है अपने को, करने दो पेपर माफियाओं को जितने बेचते हैं। अपने को चाहिए एक पद। अपने को कितने पद चाहिए? ओनली एक पद चाहिए, और एक पद अपने को चाहिए, और अपने एक पद ले भी लेंगे। अपने को नहीं पता कितने पदों को बेच रहे हैं, कितनों को क्या कर रहे हैं। उम्मीद डटे रहो बस, क्योंकि वो जो घर वाले जो सपने सजा रखे हैं ना उनको मत तोड़ो यार, अभी बहुत कुछ करना है। और एक बात ध्यान रखना, आदमी जो मेहनत करता है ना, जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उस परिश्रम का फल उसे जरूर मिलता है। उसे उस परिश्रम का फल जरूर मिलता है। लोग कहते थे कि नीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी मैं बहुत ये लाइन कहता हूँ कि विद्यार्थियों, लाइफ में कभी डगमगाना मत। मैं खुद नीट की तैयारी करता था, तो हमारे को जब कोचिंग्स एरिया के अंदर जब कोचिंग करते थे उस टाइम पे ये कहा जाता था कि आप लोग अगर जीवन में नीट की तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो जीवन में कभी भूखे नहीं मरोगे। नीट की परीक्षा लगती थी, रिजल्ट आता था, रह गए, कट ऑफ इतनी हाई गई, 610 गई, 620 गई। आज भी सुनते हैं, दुख होता था कि यार अपन नहीं कर पाएंगे, शायद अपन तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कहीं के नहीं बने। लेकिन समय का फिर ऐसा होता है कि आज मैं पढ़ाता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि शायद वो मेरी परिश्रम, वो मेरी जो मेहनत थी आज मेरे काम आती है। तो जो नीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी होते हैं उनके लिए मैं खुद कहता हूँ कि भाई प्लीज़ जितनी हो सके ना उतनी मेहनत कर लो, डगमगाओगे नहीं आप।
क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप लोग सफल भी नहीं हुए ना नीट में तो कोई बात नहीं, भूखे नहीं मरोगे। अरे यही बात हर फील्ड के लिए लागू होती है। आप पढ़ो, राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी पढ़ रहे हो, साथियों लाइफ सुनहरा है, अच्छा मौका है, मेहनत करो और जिस चीज़ में पाने की चाहत रखते हो उसको पा के छोड़ना है कुल मिला के। और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, भाई मिलेंगी, आप मेहनत की हो ना, आपके पास जो नॉलेज है, आपका जो हक है वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन डटे रहो, मैदान को मत छोड़ देना साथियों, क्योंकि मैदान छोड़ दिया ना तो आप लोग मैदान में जाने के लिए फिर से वही परिश्रम करना पड़ेगा। आप देखो ये आपकी सफलता की सीढ़ी है, आप यहाँ तक जा रहे हो, फिर गिर रहे हो, फिर जा रहे हो, अब वापस जाओगे ना, देखो लाइफ में करना तो पड़ेगा भाई, ठीक है, कोई ऑप्शन, कोई शॉर्टकट नहीं है कि अपन और कुछ कर लेंगे। परिश्रम तो चाहे आप दुकान खोल लो, परचूनी की दुकान खोल लो, उसमें भी परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन फिर से यहाँ से वापस यहाँ आना पड़ेगा। अब क्या चांस है कि आप यहाँ सकपली हो जाओगे, क्योंकि साथियों कंपटीशन हर चीज़ में, यहाँ से गिर गए तो कृपया करके भागो यार, ये सफ़र सीढ़ी पे चढ़ना है, बस पहुँच गए टारगेट तक, बस सीढ़ी पे चढ़ना है अपने को। हर एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई करो, ऐसा नहीं है कि आप किसी एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भर रहे कि यार मैं तो सिविल सर्विसेज में जाऊंगा, भाई जो फॉर्म भरो यार, पाना है कुछ कुल मिला की है, और जल्द से जल्द कामयाब होने की कोशिश करो यार, क्योंकि अब समय बड़ा इंतज़ार नहीं कर रहा। देखो उम्मीद आप सोचते हो कि ये सरकार है, अगली सरकार आएगी तो अपने को अच्छा मिल जाएगा, नहीं भाई, अब हर सरकार में यही घोटाले होंगे, यही पेपर माफिया पेपर बेचेंगे। पहले सोशल मीडिया नहीं होती थी, आज सोशल मीडिया हो गई, बस फ़र्क इतना ही है। पहले भी ये काम होते थे, आज भी होते हैं। पहले सोशल मीडिया नहीं थी, आज सोशल मीडिया है, बाकी कोई अंतर नहीं है। आप लोग जितना हो सके ना उतना ज़्यादा करने की कोशिश करो, और जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करने की कोशिश करो। पेपर लीक हो गया, पेपर दोबारा होगा ना, जो डट जाओ, अभी मेहनत के लग जाओ यार। आप अगर आप लोग डिमोटिवेट होकर बैठ गए ना तो शायद आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप लोग एक बार डटो, रुको थोड़ा सा और मेहनत करो यार, वापस लग जाओ जी जान से। और कोई बात नहीं, 50,000 रुपये का और कर्जा सही यार, कोई ना कमा लेंगे अपन, लेकिन एक दृढ़ संकल्प ठान लेना कि मुझे कुछ करना है, और जब तक जिम्मेदारी नहीं लोगे ना तब तक कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो एक उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों से कि आप जल्द से जल्द कामयाब हो, भगवान से दुआ यही करता हूँ मैं तो, और कामयाबी का सेहरा आपके सर पे सजे, वो ताज आपके चेहरे पे चमके जिसके आप हकदार हो। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, हौसला कायम रखो, अपने सपनों में जान है, अभी टूटे नहीं हैं अपन, और अपने लाखों ख्वाबों को पूरा करने के लिए सबसे पहले अपने पिता का सपना पूरा करना है, फिर अपने सपने पूरे होंगे। तो डटे रहो भाई, मेहनत करते रहो जी जान से, और मेहनत करोगे तो फल ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि मोटिवेट आप खुद भी हो, पढ़ाई का सबसे बड़ा एक तरीका होता है। तो देखो अब शुरू करते हैं कोशिका भित्ति। आ जाओ साथियों, कोशिका भित्ति आ जाओ। सेल वॉल, सेल वॉल। इंग्लिश थोड़ी सी शानदार है मेरी, तो कृपया करके इंग्लिश पे ध्यान न दिया करो। हिंदी भी शुद्ध है, इंग्लिश भी दोनों शुद्ध है। देखो कोशिका भित्ति क्या होता है, सबसे पहले तो ये कि सर ये कठोर आवरण है। कैसा आवरण है? कठोर। कोशिका के बीच में कठोर आवरण होता है। कठोर का मतलब है कि ऐसा आवरण जो बहुत कठोर, जो इसकी रक्षा भी करता है, सुरक्षा भी करता है। ये कोशिका की कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, समझना। सेल वॉल जो होती है उसमें जैसे ये कोशिकाएं हैं, मैं कुछ कोशिकाओं की संरचना और बना के आपको समझाता हूँ एक बार चित्र से। मैं मैक्सिमम समझता हूँ कि आप लोग मैक्सिमम जो साइंस पढ़ो ना, वो साथियों बायो वाला पार्ट तो मैक्सिमम आप कृपया करके चित्र से पढ़ने की कोशिश किया करो। यहाँ पे एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आने जाने की सुविधाएं होती हैं, उनको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहते हैं साथियों? प्लाज्मोडेस्माटा। इसकी जो मैंने की भित्ति बनाई है, इसकी 3 लेयर पाई जाती है, ध्यान रखना। एक ये बीच वाली मध्य होती है और इसकी 2 लेयर ये होती हैं। प्राथमिक स्तर बोल दो, द्वितीयक स्तर बोल दो, 2 स्तर पाए जाते हैं इसके अंदर। प्राथमिक और द्वितीयक दोनों के दोनों स्तर पाए जाते हैं, ध्यान रखना, प्राथमिक स्तर और द्वितीयक स्तर। एक बार इस कोशिका की संरचना तो बनाओ आप लोग। प्राथमिक में थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, तो इसको ध्यान रखना कि प्राथमिक स्तर और द्वितीयक स्तर दोनों के दोनों पाए जाते हैं। इसको कहते हैं प्राथमिक स्तर और इसको कहते हैं द्वितीयक स्तर।
द्वितीयक स्तर। द्वितीयक स्तर जो होता है, ध्यान रखना, लिग्निन का मोटा आवरण होता है, मोटा आवरण होता है। कैसा होता है? लिग्निन का मोटा आवरण होता है। और प्राथमिक जो स्तर है ये होता है, ध्यान रखना, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टोज आदि से मिलकर के बना होता है। ध्यान रखना, किस किस से? सेल्यूलोज हो गया, हेमीसेल्यूलोज हो गया, और जो पेक्टोज हो गया, और सुबेरिन का आच्छादित भी इस पे पाया जाता है। ये सब ध्यान रखना। मेनिन में जो है वो है हेमीसेल्यूलोज। ये लिग्निन का मोटा आवरण पाया जाता है। लिग्निन एक ऐसी परत होती है, एक लेयर होती है जो आने जाने में भी बाधित करती है। बीच में एक यहाँ पे जो खाली जगह पड़ी है, इसको कहते हैं मध्य स्तर। इसको क्या कहते हैं? मध्य स्तर। ये जो मध्य स्तर होता है, यह कैल्शियम प्लस व मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम जो आयन होते हैं उनके पेक्टेज से बना होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, एक बार देख लो, कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं उनके जो पेक्टेट लवण होते हैं, पेक्टेट जो लवण होते हैं, पेक्टेट लवण, उनसे मिलकर के क्या होता है? ये बना होता है। ध्यान रखना, जिसको कोशिका का सीमेंट कहते हैं। ये तो लाइन ध्यान ही रखना, सेल सीमेंट कहते हैं जिसको। कोशिका का सीमेंट किससे कहते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट लवण जो होते हैं, मध्य परत जो बनाती है, उसको क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति के मध्य परत कहते हैं। ये प्राथमिक जो बाहर का आवरण है, प्राथमिक स्तर जो पेक्टोज, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज से मिलकर के बना होता है। द्वितीयक लिग्निन का मोटा आवरण पाया जाता है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? बाकी पढ़ते हैं साथियों अगली क्लास में। कर लेते हैं अपना कोशिका झिल्ली और कोशिकांग। अगली क्लास में मैं कंप्लीटली आपको कोशिका करवा दूंगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, क्योंकि आपका कीमती वक्त है, तो कीमती वक्त का इंपॉर्टेंस भी समझना है। डटे रहो, मेहनत करते रहो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट होते हैं मैं लाइव क्लास शुरू कर दूंगा साथियों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।